गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डायपोल का नया लेक्चर लेकर आए हैं अपना। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो हमारा नया लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। पूरा डेरिवेशन हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, डायपोल का सब कुछ हम लोगों ने पूरा ऑपरेशन कर लिया। अब देखिए बोर्ड के जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले तो हम उन्हें देखेंगे। जैसे जो 1 नंबर में आ जाते हैं वो क्वेश्चन मतलब थोड़ा अंदर से पूछ लेते हैं या फिर छोटे छोटे से कहीं से उठा के पूछ लेते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, फिर जेई के देखेंगे और नीट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए समरी सबसे पहले हम डायपोल की देख लेते हैं कि कहानी क्या थी, और उसी समरी को हम थोड़ा क्वेश्चन के रूप में देखेंगे कि क्वेश्चन भी अगर पूछे जाएँ तो किस तरीके से हम बताएंगे। हमारी समरी भी हो जाएगी और क्वेश्चंस भी हमसे हो जाएंगे। तो देखिए वही डायपोल है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखा है, डायपोल की इफेक्टिवनेस P = 2QL, सारी कहानी वही है, सब कुछ है। थीटा एंगल बना के डायपोल रखा हुआ है सेम। अब आपसे पहला सवाल पूछा गया कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, कि इस डायपोल के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इधर देखिए कितना लग रहा है, F = Q × E लग रहा है, और इधर पीछे कितना लग रहा है, F = QE। मतलब अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो पॉजिटिव में भी QE लग रहा है और नेगेटिव में भी QE लग रहा है। तो देखिए F नेट हमारा कितना हो जाएगा, F नेट देखिए अगर इधर पॉजिटिव लेते हैं तो ये QE पॉजिटिव का लेना पड़ेगा प्लस, और ये QE इधर लग रहा है तो माइनस का, माइनस QE। तो देखिए नेट फोर्स आपका कितना लग रहा है, 0। ये कौन सा वाला फोर्स है, ये फोर्स है लीनियर वाला फोर्स, ये रोटेटरी फोर्स नहीं है, ये डायपोल को घुमा नहीं रहा है, ये डायपोल को क्या कर रहा है, लीनियर मोशन करवा सकता है। अब देखिए लीनियर मोशन तो जब करवाएगा जब एक डायरेक्शन में किधर न किधर फोर्स ज़्यादा हो, दोनों डायरेक्शन में फोर्स क्या है, इक्वल है, और ऊपर से क्या ऑपोजिट है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया, नेट फोर्स हमारा 0 आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड टॉर्क ऑन द डायपोल। अब देखिए टॉर्क भी हम निकाल चुके हैं, P sin θ वो निकाल चुके हैं, लेकिन आज फिर दोबारा से निकालते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ ये L लेंथ है और ये L लेंथ है। वैसे मैंने आपको इससे पहले एक तरीका दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये लेंथ निकाल ली थी और एक फोर्स ले लिया था, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम दूसरा तरीका देखते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, देखो डायपोल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम टॉर्क निकाल लेते हैं। तो देखिए इधर कितना लग रहा है, Q × E, और ये लेंथ देखिए अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए Q × E, तो ये लेंथ, ये वाली लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, L sin θ, ये वाली लेंथ L sin θ होगी। सेम अगर मैं इस वाली लेंथ की बात करूं, ये वाली लेंथ, तो ये भी क्या हो जाएगी, L sin θ, ये भी L sin θ हो गई। दोनों लेंथ L sin θ, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब हम क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, टाउ। एक तरीका मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, आपको अगर वो तरीका अच्छा लगता है तो उस तरीके से करिए, ये दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। अब देखिए इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क को हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए ये वाला फोर्स इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरीके से टॉर्क बनाएगा। कैसा बनाएगा, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज बनाएगा, और ये वाला ये भी क्या बनाएगा, ये भी क्लॉकवाइज बनाएगा। तो दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, टाउ नेट अगर मैं बात करूं तो टॉर्क होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है, QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin θ। अच्छा ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस QE इंटू L sin θ। तो देखिए 2QE L sin θ, अब देखिए 2QL ये क्या होता है, P, तो PE sin θ, वही आ गया P × E। देखिए सेम इससे पहले भी हमने निकाला था, ये हमारा फॉर्मूला भी है, PE sin θ। तो पहला तो हमने नेट फोर्स निकाल लिया, दूसरा हमने क्या निकाल लिया, नेट टॉर्क निकाल लिया इस डायपोल पर। तीसरा हमारा क्या है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस डायपोल की इक्विलिब्रियम पोजीशन बताइए। अब देखिए जरा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होगी, जहाँ इसके ऊपर फोर्स 0 लगे।
तो फोर्स कहाँ जीरो लगेगा? देखिए एफ नेट, नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या मतलब है? एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, सिग्मा एफ नेट और सिग्मा टाउ नेट इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए एफ नेट तो पहले से ही जीरो है, लीनियर फोर्स तो उस पर पहले से ही कुछ काम नहीं कर पा रहा है। कौन कर रहा है? टॉर्क उसको घुमा रहा है। तो अगर ये टॉर्क भी जीरो हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो टॉर्क को जीरो कर दीजिए, टॉर्क कितना है? पी साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए कहानी क्या है, पी ई साइन थीटा अगर जीरो हो गया, देखो पी जीरो हो नहीं सकता, ई जीरो हो नहीं सकता, तो कौन जीरो होगा? साइन थीटा जीरो होगा। अब थीटा साइन जीरो कहाँ कहाँ होता है? साइन थीटा जीरो होना चाहिए, तो साइन जीरो कहाँ कहाँ होता है? ये आपका होता है जीरो पर और पाई पर, दो जगह जीरो होता है साइन। तो देखिए दो जगह जीरो होता है, एक जगह अगर मैं बात करूँ, एक जगह ये कौन से इक्विलिब्रियम में रहेगा? स्टेबल में, और एक जगह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। कैसे? देखिए इसकी फील दिलवाते हैं, ये मिटाल देते हैं। फील कैसे आएगी आपको इसकी कि कैसे स्टेबल और कैसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। मैं इसकी बात करूं, इस डायपोल की, अगर ये डायपोल ऐसा घूम के ऐसा भी रखा हुआ ऐसा आ जाए इस तरीके से, तो ये थीटा क्या हो गया? थीटा इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब इस पोजीशन में इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। नेट टॉर्क भी क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। तो थीटा इक्वल्स टू जीरो पर ये कौन सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे स्टेबल? अगर मैं डायपोल को थोड़ा सा भी इस पोजीशन से, अभी ये डायपोल ऐसा रखा हो, इसको थोड़ा सा भी ऐसा घुमाता हूँ, जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो तुरंत ही डायपोल घूम के कैसा आ जाएगा? अपने थीटा इक्वल्स टू जीरो पोजीशन पर आ जाएगा। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होता है कि अगर मैं बॉल को यहाँ रखूँ, बॉल को यहाँ रखूँ, लुढ़क के वो बॉल कहाँ आने वाली है? यहीं पर आने वाली है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होता है? इस तरीके से, ये कोई प्लेन सरफेस है, ये बॉल रखी, इस पर धक्का मार दिया, ये बॉल जाएगी जाएगी जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी जाके। तो ये क्या हो गया? ये रुकी जाकर यहाँ पर, ये यहाँ भी रुक सकती थी, यहाँ भी रुक सकती थी, ये कहीं भी रुक सकती थी। जिस हिसाब से हमने फोर्स लगाया हुआ उस हिसाब से ये बॉल जाएगी। फ्रिक्शन इसको कहाँ रोक दे, अब वो हमें पता नहीं लोकेशन। यहाँ पर क्या होगा? इसका ये फिक्स है कि ना तो ये बॉल यहाँ रुक सकती, ना यहाँ रुक सकती। कहाँ रुकेगी आके? इसी जगह रुकेगी आके। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को वो क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ पर जो ये डायपोल इस तरीके से रखा हुआ था, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा हिलाते हैं, इस तरीके से लेकर आते हैं, तो देखिए ये फिर दोबारा से कहाँ आने की कोशिश करेगा? जीरो पे आने की कोशिश करेगा। कारण क्या है? यहाँ पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। तो ये कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया? अब देखिए थीटा इक्वल्स टू पाई हो जाए, मतलब इस डायपोल को घुमा के हम इस तरीके से ऐसे रखते हैं। अब देखिए ऐसे तो रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। अब डायपोल की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के? देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को मैंने ऐसे रख दिया, अब इधर प्लस की हो गया, इधर माइनस की हो गया। इस डायपोल को घुमा के ऐसे ले आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायपोल की डायरेक्शन क्या है? ये रही, माइनस से प्लस की तरफ होती है। अगर ऐसे रखते तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होती? इस इधर होती। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, अब मान लीजिए हमने इस डायपोल को अभी ऐसा रखा हुआ, ऐसा कर दिया हल्का सा, तो ये तुरंत किधर आना चाहेगा? इधर आना चाहेगा। तुरंत ही किधर आना चाहेगा? इधर आना चाहेगा। तो ये क्या है? ये अनस्टेबल है इक्विलिब्रियम, इस पोजीशन में नहीं रहेगा। फिर दोबारा से ये किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू पाई पर ये क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, जानना बहुत जरूरी था। दोनों जगह इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो रहने वाला है, जीरो पर भी रहेगा, पाई पर भी रहेगा, बट जीरो पर क्या होगा? स्टेबल, और पाई पर क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया? प्रूव दैट इट विल परफॉर्म एसएचएम। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर डायपोल को हम उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा भी डिस्प्लेस कराते हैं तो डायपोल क्या करेगा? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहेगा, बट इक्विलिब्रियम पोजीशन में आकर वो रुकेगा नहीं। वहाँ पर फोर्स तो जीरो है, क्योंकि हमने कुछ इस पर वर्क डन किया। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसमें डायपोल ऐसा पड़ा हुआ था, ये थीटा एंगल पर, ऐसा नहीं, ऐसा मानते हैं, इस तरीके से पड़ा हुआ डायपोल, ये डायरेक्शन में माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इस डायपोल को हमने हल्का सा थीटा एंगल घुमाया, हमने क्या किया? इस पर वर्क डन कर दिया।
अब जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पर फोर्स लगा के फिर दोबारा से इसे इधर घुमा देगा। अच्छा इधर घुमा तो देगा, लेकिन क्या ये इस जगह पर रुकेगा? अगर बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये अपनी पोजीशन से फिर इतना आगे बढ़ जाएगा। मतलब जितना थीटा हमने इधर घुमाया था इस डायपोल को -q से +q तक, जैसे ही हम छोड़ेंगे उतना ही ये इधर घूमकर आ जाएगा, उतना ही थीटा ये घूमेगा। तो ये किस तरीके से घूमता रहेगा? ये ऐसे 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 इस तरीके से क्या करेगा? ऑसिलेटरी मोशन करेगा। कौन सा? देखिए दो तरीके का ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, एक लीनियर ऑसिलेटरी मोशन होता है, इस तरीके से करता है, और एक ये वाला ऑसिलेटरी मोशन होता है। ये कौन करवाता है? ये करवाता है टॉर्क। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? टाउ। और लीनियर वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लीनियर फोर्स F, जिसे हम बोलते हैं F = m × h। और टाउ क्या होता है? टाउ = F × परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों फोर्स अलग हैं, एक रोटेटरी SHM और एक आपका क्या है? लीनियर SHM। तो यहाँ कौन सा होने वाला है? यहाँ रोटेटरी SHM होगा। इस तरीके से ऐसे ऐसे ये घूमता रहेगा। तो अब रोटेटरी SHM के लिए हमारे पास कंडीशन क्या हुआ करती थी? I × अल्फा = K × थीटा, -K × थीटा। यहाँ पर ये I × अल्फा, या फिर हम इसे बोल सकते हैं टाउ, और ये होता था रेस्टोरिंग टॉर्क। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसे बोलते थे रिस्टोरिंग टॉर्क। मतलब टॉर्क बार बार क्या हो रहा है? रिस्टोर हो रहा है। टॉर्क किसके ऑपोजिट है? डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, थीटा के ऑपोजिट है। ठीक, तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो देखिए टाउ = I × अल्फा। तो यहाँ टाउ हमारे पास क्या आ गया था? टाउ = क्या था? PE sin थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा इज़ वेरी स्मॉल। अब देखिए थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो टाउ हमारे पास, टाउ क्या होता है? I × अल्फा। आई कहाँ से लेना हमें? सेंटर ऑफ मास से। I अल्फा = PE थीटा। तो अल्फा = क्या आ जाएगा? PE/I × थीटा। तो देखिए ये PE/I ये क्या हो गया? K हो गया। तो K = PE/I, और ओमेगा = क्या होता है? √K/I। ये आपका होता है ओमेगा। अब देखिए आ गया, आपने क्या निकाल लिया? K निकाल लिया, K से ओमेगा आ गया। तो टाइम पीरियड T क्या आ जाएगा इस ऑसिलेटरी मोशन का? T = 2π/ω होता है। तो 2π/√K/I, या फिर 2π, अब देखिए √K, K/I, K क्या है? PE है, तो √PE × √ICOM। ये हमारे पास सब कुछ आ गया। हमने क्या निकाल लिया? ऑसिलेटरी मोशन जो इसका हो रहा है उसका टाइम पीरियड। अगला सवाल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। अब डायपोल की हमें क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए सारा रिवीजन हो रहा होगा आपका धीरे धीरे, टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा। अब हमने कुछ नया भी कर लिया है, ऑसिलेटरी मोशन के भी बारे में ज्ञात कर लिया, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कैसा करेगा, और क्या आएगा उसका टाइम पीरियड। इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में भी हमें पता चल गया कि एक स्टेबल होती है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, केवल याद रखना है जब थीटा 0 होगा तो पोजीशन कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम की होगी, बट स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी, और अगर पाई होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। अब देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको बहुत अच्छे से पता है, P = होता है, या फिर U लिखते हैं इसे, -PE cos थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें पता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होती है। देखिए थीटा = अगर 0 हो तो यहाँ पर U आपकी क्या आ जाएगी? -PE, और थीटा = अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पाई हो, थीटा = पाई, तो पाई cos थीटा क्या होगा? -1 लेगा, तो U हमारा क्या आ जाएगा? U = PE। देखिए ये क्या होती है? आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी क्या होती है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर पार्टिकल के पास सबसे कम है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पार्टिकल किस में रहना चाहेगा?
पार्टिकल मतलब जो आपका डायपोल है, डायपोल किस चीज़ में रहना चाहेगा, किस अवस्था में रहना चाहेगा। तो देखिए ये आपकी कौन सी पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या हुआ, इस जगह पर डायपोल के पास सबसे मिनिमम एनर्जी होगी, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम भी होगा। सीधी सी बात है, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, डायपोल उसी अवस्था में पड़ा रहना चाहता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेज होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। ये क्या है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और ये क्या है, अनस्टेबल। ठीक, कहानी वहीं पर आ गई, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पता चल गया। अब देखिए सवाल ये बहुत बेहतरीन है। आपको बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाई अ पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है, उसका फील्ड है, उसके अंदर क्या रखा हुआ, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। अब आपको 4 ऑप्शन देंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल में बी जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल विल नॉट बी जीरो, टॉर्क ऑन द डायपोल में बी जीरो, एंड टॉर्क ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो। तो क्या कहानी है, क्या सवाल है आपसे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि डायपोल को प्लेस करते हैं किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड के अंदर, वहाँ से पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी कि क्या ये सवाल कर रहा है। तो देखिए अगर मैं एक पॉइंट चार्ज को बनाता हूँ, ये मेरे पास Q एक पॉइंट चार्ज है, तो देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अगर मैं यहाँ डायपोल रखता हूँ, मान लीजिए ये मैंने डायपोल रख दिया है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये डायपोल हमारे पास पड़ा हुआ है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा और उससे दूर कुछ और होगा। चेंज, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब डायपोल को मैंने प्लेस किया था वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको याद होगा, तो वहाँ पर क्या होता था कि डायपोल मोशन करता था, डायपोल लीनियर मोशन भी करता था, रोटेटरी मोशन भी करता था, कुछ इस तरीके से जाता था। मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले लेक्चर में। अगर आपको देखना है कि किस तरीके से एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल काम करता है, तो आप पिछला वाला लेक्चर देखिए। तो देखिए अब यहाँ पर कहानी क्या है कि हमें एक चीज़ तो अच्छे से पता है कि जितना ज़्यादा पॉइंट चार्ज के हम नज़दीक की बात करेंगे और जितना ज़्यादा दूर बात करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज़्यादा होगी। ठीक, जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम होता जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। क्राउडिंग क्या है, क्राउडिंग कम है, लाइंस के बीच में गैपिंग ज़्यादा आ जाएगी। तो इस कारण से क्या होगा, और वैसे भी हम फॉर्मूले से देख सकते हैं, E=KQ/R²। ये हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जितना ज़्यादा है डिस्टेंस उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए कहानी क्या है। पहला, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल में बी जीरो। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स डायपोल पे जीरो हो सकता है? तो देखिए नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर इधर फोर्स कितना लगेगा, इधर फोर्स आपका लगेगा F=Q × E1। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ लगेगा F=Q × E2। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होगा, तो फोर्स भी यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर फोर्स कम होगा। तो अगर ये F1 है, ये F2 है, तो हम कह सकते हैं F1 इज़ ग्रेटर देन F2। क्या ये ऑप्शन सही है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल में बी जीरो, बिल्कुल गलत है। जीरो तो नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। जीरो कब होता? जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते तो जीरो हो जाता। दूसरा ऑप्शन क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल विल नॉट बी जीरो, बिल्कुल सही है। विल नॉट बी जीरो, बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्या है? टॉर्क ऑन द डायपोल में बी जीरो। अच्छा, टॉर्क क्या जीरो होगा डायपोल पर? क्या हो सकता है? मे बी जीरो, मतलब मे का मतलब होता है मे, हो सकता है, मस्ट। अगला क्या? देखिए टॉर्क ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो, कि होगा ही होगा। तो अगर मैं बात करूं टॉर्क की, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई डायपोल रखा होता है तो उस पर टॉर्क कभी भी जीरो नहीं होता है। ये चीज़ आप क्लियर जान लीजिए। ठीक, कुछ ना कुछ टॉर्क होता है। हाँ, एक कंडीशन है, एक कंडीशन में टॉर्क जीरो हो सकता है। कब? जब इस डायपोल को ऐसे ना रखकर ऐसे रखा जाए। अगर ऐसे रखेंगे, हम इस तरीके से रखेंगे, तो केवल और केवल कौन सा लीनियर फोर्स इसके ऊपर लगेगा? केवल और केवल लीनियर फोर्स, इस तरीके से -Q + Q।
इधर क्या लग जाएगा F1 इक्वल्स टू क्यू इंटू E1 और इधर क्या लग जाएगा F2 इक्वल्स टू क्यू इंटू E2। अब देखिए ये टॉर्क क्यों नहीं बना पाएगा, टॉर्क के लिए क्या चाहिए होता है परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। देखिए अगर यहाँ पर इस ये मेरे पास डायपोल है, अगर इसको मैं इधर से ऐसे खींचता हूँ, इधर से ऐसे खींचता हूँ तो कोई रोटेशन नहीं होगा जब तक इसमें परपेंडिकुलर फोर्स इस तरीके से ना लगे, तब तक रोटेशन नहीं होगा। तो इस कारण से टॉर्क जीरो कब हो सकता है, जब इस तरीके से डायपोल पड़ा हुआ हो, ठीक, और बहुत ही नज़दीक किसके, इस पॉइंट चार्ज के, ये भी कंडीशन है, बहुत नज़दीक होना चाहिए तभी होगा जीरो, ठीक। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये पॉसिबल है। तो बहुत आसान सवाल था, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला नहीं था इसमें, ऑप्शन आसान थे, बस इसका थीम थोड़ा बनाने की ज़रूरत थी हमको। ये आपका नीट में क्वेश्चन आ चुका है और आईआईटी स्क्रीनिंग में भी आया था। आपको दे रखा है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखा गया है, एक डायपोल रखा गया। डायपोल ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आपको मिलेगा, ये रखा हुआ, और ये डायपोल आपका -q + q, ये 60 डिग्री पर रखा हुआ है, ठीक। अब बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट आया है, इस डायपोल को उसने घुमा के इस तरीके से रख दिया है, 60 डिग्री और घुमा दिया, मतलब अब ये डायपोल कितने पर आ गया है, 120 डिग्री पर। ये एंगल अब कितना बना रहा है, 120 डिग्री। आपसे पहला सवाल दाग दिया गया है, क्या दाग दिया गया है कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कि एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया है, इस डायपोल को 60 डिग्री से 120 डिग्री तक पहुंचाना है। दूसरा सवाल आपसे किया गया है कि जब यहाँ पर पहुंचा दिया उस एक्सटर्नल एजेंट ने और फिर यहाँ पर पहुंचाने के बाद छोड़ा, तो देखिए डायपोल घूम के फिर दोबारा से कहाँ आना चाहेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, और ये यहाँ आकर रुकेगा, है नहीं, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जीरो हो गया है। अगर आपको याद हो ऑसिलेटरी मोशन क्लास 11 में जो आपने पढ़ा है, उसमें क्या होता था कि ऑसिलेटरी मोशन, जब कोई ब्लॉक है ये ऑसिलेटरी मोशन करता था, अगर यहाँ F = 0 है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये ब्लॉक ऐसे जाता था यहाँ अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, फिर ये वापस आता था यहाँ, फिर ये इधर जाता था नेगेटिव एक्सट्रीम पर, फिर ये वापस आता था यहाँ। तो ये इसकी वेलोसिटी कहाँ पर जीरो होती थी, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। मैक्सिमम कहाँ होती थी, जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स लगता था। अच्छा, ये मैं सवाल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे यही पूछा गया कि जब इस डायपोल के यहाँ से छोड़ा गया तो इसकी मैक्सिमम फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी। अब देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही होगी जब जहाँ इस डायपोल की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। वर्क एनर्जी थ्योरम है, क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। तो देखिए इनिशियली इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -PE cos थीटा, -PE cos 120 डिग्री, ये फाइनल थी, माइनस PE cos 60। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -PE cos 120 क्या हो गया, sin 30 प्लस PE cos 60, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, PE/2 प्लस PE/2, कितना आ गया टोटल PE। ये वर्क डन किया है किसने, जो बाहरी व्यक्ति आया है। तो वर्क डन हमें पता चल गया, पहला सवाल क्लियर। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि जैसे ही यहाँ से छोड़ा उस एक्सटर्नल एजेंट ने, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे आएगा और फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे, ये क्या करता रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड कहाँ होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होती है, जब थीटा = क्या हो, 0 डिग्री, यहाँ पर होती है। यहाँ पर फोर्स भी 0 होता है। तो फिलहाल हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या, फिर से हम क्या कंजर्व कर देंगे, एनर्जी को कंजर्व कर देंगे। तो देखिए U इनिशियल प्लस K इनिशियल, एनर्जी कंजर्वेशन, U फाइनल प्लस K फाइनल।
अब देखिए के फाइनल क्या है, मैक्सिमम। हमने कौन सी कंडीशन ली है, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा जब ये डायपोल, तब थीटा इसका क्या होगा, इस जगह थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अभी इनिशियली इसका थीटा कितना है, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो देखिए इनिशियल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस 120 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, हमने यहाँ पर ला कर रखा हुआ है 0 इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए माइनस पी ई कॉस 0, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है थीटा 0 है, प्लस के ई मैक्स। तो देखिए माइनस पी ई ये क्या हो जाएगा, प्लस पी ई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस पी ई प्लस के ई मैक्स। तो के ई मैक्स कितना आ जाएगा, पी ई बाई 2 प्लस पी ई, तो 3/2 पी ई। ये एक तरीके से आपके सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं तरीके से इनको सबको। अगला सवाल देखिए, अब इस पर छाप लीजिए इसको। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं वो हम लोग लिख लेते हैं ताकि याद रहे। एक्सियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 2kp/r3। इक्वेटोरियल एक्सिस पर kp/r3। टाउ कितना होता था, pe sin थीटा या फिर p क्रॉस ई। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा। अच्छा, मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और आपके बहुत काम आएगा, आप इसको याद रखिए। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस नॉर्मली आप याद रखिए। F इक्वल्स टू होता है P डी ओवर डी एक्स या फिर इसे डी ओवर डी आर भी बोल सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला फोर्स का होता है। जब कभी हमारा डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर क्या हो, वेरी करता हो, तब हम फोर्स का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं P इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स। और ये कब वैलिड और है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल इनकी डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन इज सेम, एक ही दिशा में काम करने चाहिए, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं F इक्वल्स टू पी डी ओवर डी एक्स। अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगाना है। देखिए फ़िलहाल डायपोल पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल जैसे आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। ये कोई -2q चार्ज रखा हुआ है, 1q चार्ज रखा हुआ है, ये q चार्ज रखा हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये 2l है, ये 2l है, ये 2l है। ठीक, बताइए इस तरीके से आपका सही से बना दें इसको। बताइए डायपोल मोमेंट क्या होगा इसका। तो बहुत आसान है इसको निकालना। देखिए एक डायपोल इधर बन रहा है P1, एक डायपोल इधर बन रहा है P2। ये 2q है, इसको हमने किस में, एक -q इसके लिए ले लिया और एक -q इसके लिए ले लिया। अब देखिए डायपोल बन गया, एक डायपोल इधर, एक डायपोल इधर। तो अगर मैं P नेट निकालूं तो मुझे पता है फॉर्मूला P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस ऑफ थीटा। देखिए लगाइए P1 का स्क्वायर, P1 कितना हमारे पास 2q इंटू एल, इसका स्क्वायर P। ये देखिए P1 और P2 दोनों क्या हैं, सेम है, इसलिए मैं वहाँ लिख रहा था 2ql। ये भी 2ql है, ये भी 2ql है। तो मैं इसको सीधा P स्क्वायर प्लस इसको भी क्या लिख देता हूँ P स्क्वायर प्लस इसको 2P स्क्वायर कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो देखिए 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 60, 2P स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या गया √3P स्क्वायर। ये आपका आंसर। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, खैर डायपोल मोमेंट निकालना। फ़िलहाल तो हमें इन पर चर्चा नहीं करनी है, हमें अच्छे क्वेश्चन देखने बढ़िया। जैसे
अच्छे क्वेश्चन सर कैसे? जैसे आपको पहला सवाल दे रखा है कि बताइए हमारे पास कोई क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे आर डिस्टेंस दूर एक डायपोल रखा हुआ है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 2L। ये डायपोल रखा हुआ है, ठीक। ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है L है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है L है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन डायपोल, इस डायपोल के ऊपर लगने वाला फोर्स बताइए। तो आप लोग एक बार ट्राई करिए, बहुत ही आसान है। तो देखिए पॉज करके ट्राई करिए इसको, बहुत आसान सवाल है। देखिए किस तरीके से होगा, इसके मैं आपको 3 मेथड बताता हूँ। पहला मेथड बहुत आसान है, बहुत आसान है। F इक्वल्स टू यही वाला P dE ओवर dx, P dE ओवर dx। तो देखिए P डी ओवर डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ओवर डी एक्स की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? डी आर लिखेंगे। तो पी के क्यू क्या है? कांस्टेंट टर्म्स हैं, के क्यू अपने पास बाहर आ गया, और डी ओवर डी आर किसका? 1 अपॉन आर स्क्वायर का। तो देखिए ये क्या आ जाएगा? -2 पी के क्यू अपॉन आर क्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए 1 अपॉन आर स्क्वायर का। तो ये हमारे पास आ गया। मतलब क्या है, जो फोर्स लग रहा है वो किधर है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, डायपोल पर इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो और सिंपल सी बात है, इसी डायरेक्शन में लगेगा। -Q चार्ज देखिए इस Q के ज़्यादा नज़दीक रखा हुआ है तो ये इसको खींचेगा इधर, ये ज़्यादा दूर रखा हुआ तो रिपल्सन का फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स Q। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड देखिए F इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू ई, यही होता है Q इंटू ई। अब Q इंटू ई आपको पता है E क्या होता है? एक्सियल एक्सिस पर डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? Q इंटू ई क्या होता है? 2 वो के पी अपॉन आर क्यू। देखिए डायरेक्टली आ गया 2 के पी अपॉन आर क्यू, सेम आया है आपका। तीसरा मेथड वही, बहुत आसान है। क्या करना है हमें? देखिए सबसे पहले इस पर फोर्स निकालेंगे, इस पर फोर्स निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो F नेट हमारे पास क्या आ गया? के क्यू इंटू क्यू अपॉन, देखिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये चार्ज कितना -Q कितना दूर रखा हुआ है? देखिए आर में से एल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। माइनस एक पर देखिए अट्रैक्शन का, एक पर रिपल्सन का, तो के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए के क्यू बाहर आ गया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर एंड आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, मैंने माइनस सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर खोलने के बाद। ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर एल। ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया? के क्यू इंटू 4RL अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर एंड आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए वही वाला एजम्पशन क्या कि हम ये मान लेंगे जो ये डिस्टेंस है बहुत छोटी, एल क्या है? नेग्लिजिबली स्मॉल, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नीचे ये ख़त्म, तो हमारे पास क्या आ गया? देखिए 2QL, यहाँ पर क्या बन गया? P बन गया, ठीक। ये नीचे से ख़त्म हुआ आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल, नीचे क्या आ गया? आर आ गया। तो 2P के क्यू अपॉन आर क्यू, सेम कहानी हमारी इससे भी आ गई। तो ये 3 मेथड थे,
छोटे छोटे से मेथड थे, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला सवाल आपका, अगला सवाल क्या है, सेम क्वेश्चन। क्यू आपका चार्ज रखा हुआ है, इससे r डिस्टेंस दूर यहाँ पर कोई डायपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ठीक, अब आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क। इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क कितना लग रहा है वो बताना है। तो देखिए अब किस तरीके से सवाल को करेंगे, ज़रा बुद्धि दौड़ाइए कि ये जो क्यू चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दोनों चार्ज आ रहे हैं, मतलब ये पूरा डायपोल आ रहा है, तो इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पर फोर्स ऐसा लग रहा होगा, ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, ये इधर एफ कॉस थीटा, ऊपर एफ साइन थीटा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस तरीके से कुछ लग रहा होगा। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल है, इधर क्या आ जाएगा एफ कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो नेट इस डायपोल पर ऊपर फोर्स लग रहा है, देखिए नेट ऊपर फोर्स लग रहा है। देखिए हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, एफ कॉस थीटा इधर लग रहा है, एफ कॉस थीटा इधर लग रहा है, दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा नेट फोर्स एफ, नेट कितना आ रहा है 2f साइन थीटा, ठीक 2f साइन थीटा। नेट ये किस में है, वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में f नेट हॉरिजॉन्टल कितना आ रहा है f cos थीटा प्लस माइनस f cos थीटा, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो नेट हमारे पास किस में आ रहा है, वर्टिकल में फोर्स आ रहा है। तो देखिए वर्टिकल में फोर्स वैसे तो निकालना बहुत आसान है, 2 इंटू अगर हमारे पास ये r है, ये l है, ये l है, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फोर्स क्या होता है, F क्या होता है K Q अपॉन आर स्क्वायर, R हमारे पास क्या है ये वाली डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या हुआ देखो P अपॉन H, तो L ओवर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर से वही कहानी, L को क्या कर देंगे हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो 2QL इंटू KQ ओवर यहाँ से आर स्क्वायर आ गया इंटू यहाँ से एक r बार आ गया। ये L तो ख़त्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल है ये एजम्पशन, L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, ये एजम्पशन हमने लगा दिया तो L को ख़त्म कर दिया नीचे से, यहाँ से L ख़त्म तो R बाहर निकल आया, यहाँ पर क्या हो गया RQ, ठीक 2QL ये क्या हो गया PKQ अपॉन RQ। देखिए ये हमने निकाल लिया। वैसे हमें इसका शॉर्ट तरीका भी पता है F निकालने का, F निकालना, F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू Q इंटू E, Q इंटू E, Q हमारे पास Q तो है, E कितना है K P अपॉन RQ। देखिए ये इक्वेटोरियल एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेना है, इक्वेटोरियल वाला लेना है। तो इक्वेटोरियल वाला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और चार्ज, किस लिए, क्योंकि देखिए ये जो चार्ज है ये इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पर है ना कि एक्सियल एक्सिस पर। तो हमारे पास हो गया क्या निकला है, दो मेथड हमने सीख लिए, एक तो ये वाला मेथड सीख लिया फोर्स निकालने का, एक ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड नेट टॉर्क। तो देखते हैं भैया टॉर्क कितना आएगा। तो देखिए टाउ बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए क्या ये एफ साइन थीटा कोई इस पर टॉर्क बनाएंगे, तो देखिए लीनियर किसी बॉडी पर अगर हम लीनियर खींचते हैं तो कोई टॉर्क नहीं बनता है। इस बॉडी पर कपल बनने चाहिए, कपल मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो टॉर्क बनेगा, तो बॉडी ये क्या करेगी, घूमेगी। तो देखिए एफ कॉस थीटा एक इधर लग रहा है, एफ कॉस थीटा एक इधर लग रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, बॉडी घूम जाएगी। तो फोर्स हमारे पास क्या आ गया, एफ कॉस थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए चाहे आप इसके अबाउट निकले चाहे आप इसके अबाउट निकले, सेम निकलने वाला है, मैं इसके अबाउट निकाल लेता हूँ। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 इंटू एल। तो एफ हमारे पास क्या आ गया था,
के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा क्या आएगा, बी अपॉन एच आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2l। फिर से एजम्पशन क्या, एल इज मच मच लेस देन आर, तो क्या आ जाएगा के क्यू क्यू आर इंटू 2l ओवर आर स्क्वायर इंटू एक आर यहाँ से बार आर, ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 2ql ये क्या बन गया, p बन गया, तो p के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास टाउ आ गया। ठीक, बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे पास, ये कोई लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है और ये बोला गया है इससे r डिस्टेंस दूर यहाँ पर कोई डायपोल टिका हुआ है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 2r और ये कितना दूर रखा हुआ r डिस्टेंस दूर। तो कहानी ये है कि आपको बताना है कि इस डायपोल पर फोर्स कितना लग रहा है, फाइंड फोर्स ऑन डायपोल। देखिए अब भी बहुत आसान है, आपको लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से बस इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए कि क्या होता है, और वो मैंने कराया है आप लोगों को। आप पीछे वाले लेक्चर में जाकर जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग वायर ड्यू टू रिंग ड्यू टू शीट वहाँ कराया था, तो आपको वहाँ से इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। वैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर 2k लैम्डा ओवर आर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा ओवर आर। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने का सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया P इंटू डी ई ओवर डी आर या फिर डी एक्स, तो P इंटू डी ई डी 2k लैम्डा आर ओवर डी आर, सबसे आसान तरीका होता है ये P इंटू 2k लैम्डा और D ओवर डी आर किसका 1/r का। तो देखिए 1/r का क्या हो जाएगा, माइनस P 2k लैम्डा इंटू 1/r स्क्वायर, तो क्या आ गया माइनस का 2kl p ओवर आर स्क्वायर। दूसरा तरीका भी है हमारे पास, मेथड 2 से आप करेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें इधर फोर्स क्या लग रहा होगा, F1 इक्वल्स टू Q इंटू ई, Q इंटू ई कौन सा ये वाला, और इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा F2 इक्वल्स टू Q इंटू ई कौन सा वाला, Q इंटू ई ये वाला। दोनों फोर्स को आप जोड़ दोगे यही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अभी ये डायपोल को हमने एक्सियल एक्सिस पे रखा है, अब इसको क्या कर देंगे इक्वेटोरियल पे रख देंगे, तब भी कहानी वही रहने वाली, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, आपका वही फॉर्मूला रहेगा, सारी कहानी वही, बस इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा डायपोल का। अभी एक्सियल वाला है, फिर कौन सा होगा इक्वेटोरियल वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इक्वेटोरियल वाले में ये जुगाड़ नहीं लगेगा, यहाँ पर एक्सियल में इसलिए लग गया क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन भी इधर ही है और वायर की डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, रेडियली आउटवर्ड्स। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो याद होगा आपको, तो इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर लग गया, इक्वेटोरियल वाले में नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। देखिए अगला सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल आपको पूछा गया है कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स। एक हमारे पास डायपोल कुछ इस तरीके का दिया है P1 और इस डायपोल से ये r डिस्टेंस दूर एक डायपोल को इस तरीके से दे रखा है, माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ठीक, ये P2 आपको डायपोल दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है ये Q1 Q2 और Q3 Q4। अब आपसे पूछा गया है इन दोनों डायपोल्स के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो देखिए सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या चलाना है, दिमाग चलाना है।
तो देखिए सवाल बहुत आसान है। देखिए सवाल आपको अगला क्या दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स। ब्लर हो रहा है क्या? देखिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको बताना है। जैसे मेरे पास एक डायपोल ये रखा है P1 और इससे r डिस्टेंस दूर ये डायपोल P2 इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पर Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर Q2, माइनस का प्लस का, Q1 Q1, और यहाँ पर Q2 माइनस का Q2 प्लस का। इस तरीके से आपको डायपोल दे रखा है, दो डायपोल दे रखे हैं। एक का डायपोल मोमेंट P1 है, एक का डायपोल मोमेंट P2 है। और आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू डायपोल्स। तो आप किस तरीके से निकालेंगे? देखिए बहुत आसान है निकालना। E इक्वल्स टू क्या होता है, हमको पता है P इंटू डी ई ओवर डी एक्स या फिर डी आर, डी एक्स और डी आर कुछ भी ले लेते हैं। तो देखिए P अगर मैं बात करूं इसका P2 इंटू इस डायपोल की एक्सियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये जो डायपोल रखा है इसकी एक्सियल एक्सिस पर ही तो रखा हुआ है। तो ये अपनी एक्सियल एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो हमको पता है, डी 2kp ओवर आर स्क्वायर, सॉरी 2kp ओवर आर क्यूब, यही बनाता ओवर डी आर। तो देखिए P2 इंटू ये 2kp बाहर निकल आया है, d ओवर डी आर 1/r³। तो देखिए 1/r³ का क्या हो जाएगा, 2kp यहाँ पर P1 आएगा, 2kp1 P2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो -3 इंटू 1/r⁴। तो क्या आ गया, -6kp1 P2/r⁴। बहुत आसान था, कुछ इसमें ऐसा कोई ख़ास नहीं था। देखिए आपका अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। एक डायपोल आपका इस तरीके से दे रखा है, ये Q1 माइनस का, ये प्लस का Q1, और इससे r डिस्टेंस दूर एक डायपोल आपका इस तरीके से दे रखा है, -Q2 प्लस Q2। ठीक, ये कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है यहाँ से, ये कितना है 2r है इस डायपोल के बीच में डिस्टेंस। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू डायपोल्स। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू डायपोल्स। अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। तो देखिए बहुत आसान है, ऐसे सवाल करने का केवल एकमात्र तरीका है, बस जो 3 मेथड बताए हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक मेथड लग जाएगा। हो सकता है तीनों मेथड से हो जाए, हो सकता है कोई 2 मेथड से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए F इक्वल्स टू, देखिए अब क्या करते हैं, अगर इसका डायपोल मैं मोमेंट P2 लेता हूँ, इसको डायपोल P1 बोल देता हूँ। तो देखिए इस डायपोल के ये जो डायपोल है वो इक्वेटोरियल एक्सिस पर रखा हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए, देखिए इक्वेटोरियल एक्सिस पर रखा हुआ है, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल एक्सिस पर वो कितना बनता है, kp/r³। तो देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। तो देखिए F1 अगर मैं प्लस वाले की बात करूँ, F प्लस वाले की बात करूँ, तो Q इंटू ई, ई कितना है, kp/r³, kp/r³, r कितना है, r माइनस एल का क्यू। F माइनस वाले पर कितना फोर्स लग रहा है, माइनस वाले पर, Q इंटू ई, तो kp/r प्लस एल का होल क्यूब। तो F नेट यहाँ से निकल आएगा हमारे पास, F नेट इक्वल्स टू, यहाँ पर P2 ले लेते हैं, ये P2 ले लेते हैं, F नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, ये Q के P2/r माइनस एल का होल क्यूब माइनस Q के P2/r प्लस एल का होल क्यूब। देखिए Q के
P2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1/r माइनस एल का होल क्यूब माइनस 1/r प्लस एल का होल क्यूब। अब देखिए ऑप्शन यहाँ तक दिया हो तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन ये ना दिया हो तो क्या दिया हुआ, देखिए अब यहाँ से आर क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं, क्यू के P2 अपॉन आर क्यूब, अंदर क्या बचा, अंदर देखिए 1 अपॉन ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एल अपॉन आर इसका क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एल अपॉन आर इसका क्यूब। अच्छा ये किस लिए किया, अभी आपको बताते हैं ये किस लिए किया। देखिए क्यू के P2 अपॉन आर क्यूब, अंदर देखिए इसकी पावर -3 हो जाएगी, 1 माइनस एल अपॉन आर इसकी पावर -3 माइनस 1 प्लस एल अपॉन आर और इसकी पावर -3। यहाँ पर कौन सा एक्सपेंशन लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्यू के P2 अपॉन आर क्यूब। अब देखिए 1 प्लस 3l बाई आर माइनस 1 और इधर भी माइनस का हो जाएगा, माइनस अंदर प्लस, प्लस 3l बाई आर, ये -1 से -1 गया, ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू के P2 अपॉन आर क्यूब 6l अपॉन आर, तो 6l क्यू के P2 अपॉन आर टू द पावर 4। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स। देखिए यहाँ हम चाहें तो P1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको तोड़ लीजिए 6 को 2 इंटू 3 में, तो 3 इंटू 2 क्यू ये L इंटू के P2 अपॉन आर टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा 3, ये P1 बन जाएगा, P1 P2 3 के P1 P2 के अपॉन आर टू द पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन आपको हो सकता है ऐसे भी दिया हो सकता है ऐसे भी दिया हो सकता है ऐसे भी दिया हो। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन और डायपोल पे बनते हैं, वो आप बुक से कर लीजिए, आसान होते हैं, काफ़ी हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं इस पर। और अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो जल्दी ही आ जाएगा, 2-4 दिनों में आ जाएगा। तो आप लोग घर पे बैठकर बुक पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए अच्छे अच्छे, ठीक। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पढ़िए अच्छे से लॉकडाउन में। थैंक यू।